Hey there guys, welcome back to my channel. आज हम डाइव करने जा रहे हैं एक फैसिनेटिंग टॉपिक में that takes us back in time to Victorian Britain. मुझे ये अच्छे से पता है कि history can sometimes seem boring, but trust me, this is going to be eye-opening. So let's talk about poverty in Victorian Britain. उस समय लाइफ का मतलब फैंसी ड्रेस और चाय पार्टी नहीं था. बहुत से लोगों के लिए that time was of immense struggle. Poverty was widespread और इसने एडल्ट और चिल्ड्रन दोनों को इफेक्ट किया. टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि विक्टोरियन ब्रिटेन का मतलब है ब्रिटिश हिस्ट्री का वो समय जब क्वीन विक्टोरिया ने ब्रिटेन को रूल किया था, यानी ईयर 1820 से ईयर 1914 तक का समय. आज के हमारे टॉपिक में हम इसी समय के ब्रिटेन की बात करेंगे. दोस्तों, आप इमेजिन करिए एक ऐसा देश जहां सैकड़ों छोटे साइज के डर्टी स्लम हो और उन स्लम्स में क्लीन वाटर और प्रॉपर सैनिटेशन ना हो. उस कंट्री में चाइल्ड लेबर बहुत ही कॉमन सी बात हो और 5 साल के बच्चे 12-12 घंटे तक बहुत ही कम पैसों में काम करते हो. उस देश में कुपोषण एक सीरियस मुद्दा हो और जहां बेघर लोग अगर सड़क पे सोते हो तो वो चोरी से भी बड़ी सजा मानी जाती हो. जहां एक बड़ी फैमिली एक छोटे से कमरे में जिंदगी जीती हो और वो भी कई जनरेशन से. जी हां, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि ये देश कोई और नहीं बल्कि विक्टोरियन ब्रिटेन है, जो ठीक इसी समय दुनिया के दूसरे देशों पर कब्जा जमाए बैठा था. दोस्तों, इस टॉपिक को कवर करने के लिए मैंने मेनली 3 बुक को एज ए रेफरेंस लिया है. इनमें पहली बुक है लंदन लेबर एंड लंदन पुअर, जो 1851 में पब्लिश हुई थी, जिसके राइटर थे हेनरी मैह्यू, जो एक इंग्लिश जर्नलिस्ट और प्ले राइटर थे. ये बुक उनके वीकली आर्टिकल्स का कलेक्शन है. मेरी दूसरी बुक है E.R. चैम्बरलिन के द्वारा लिखी गई बुक एवरीडे लाइफ इन विक्टोरियन टाइम्स, जो कि 1993 में पब्लिश हुई थी. और मेरी तीसरी बुक है अमेरिकन राइटर जैक लंदन की बुक द पीपल ऑफ द अबिस, जो 1902 में पब्लिश हुई थी. आइए हम पहले बुक लंदन लेबर एंड लंदन पुअर की बात करते हैं. दोस्तों, इस बुक की शुरुआत में ही हेनरी ने लंदन स्ट्रीट पे आने वाले लोगों को 6 कैटेगरी में डिवाइड किया है, जो हैं स्ट्रीट सेलर्स, बायर्स, फाइंडर्स, परफॉर्मर्स, आर्टिसंस एंड स्ट्रीट लैबरर्स. इनमें स्ट्रीट फाइंडर्स की कैटेगरी इंटरेस्टिंग है. ये वो लोग हैं जिनकी लाइफ फेंकी हुई या रोड और कीचड़ में पड़ी हुई चीजों पे चलती थी, जैसे कुत्ते की टट्टी, फेंकी हुई सिगार, कोयला, नदी के किनारे कीचड़ में पड़े सामान, कूड़े और गटर में फेंकी गई हड्डियां. दोस्तों, उस समय ब्रिटेन में कुत्ते की टट्टी का उपयोग करके बकरी और बछड़े की चमड़े की खाल को किताबों के कवर, दस्ताने और अन्य वस्तुओं में बदला जाता था. इसलिए यदि आपके पास विक्टोरियन युग की चमड़े से सजी किताब है तो मुझे डर है कि इसके उत्पादन में कुत्ते की टट्टी शामिल रही होगी, क्योंकि गुणवत्तापूर्ण पुस्तकों के लिए कुत्तों का मलमूत्र आवश्यक था. कुत्ते के मल की आपूर्ति जिन लोगों द्वारा की जाती थी उन्हें प्योर फाइंडर्स कहा जाता था. टट्टी के भूरे पदार्थ को प्योर कहा जाता था क्योंकि यह जानवरों की खाल को साफ करता था. दोस्तों, फेंकी हुई सिगार, चाहे वो कितनी भी गंदी जगह में पड़ी हो, उसे कलेक्ट करके उसको सुखाकर उसका टोबैको निकालकर उसे सस्ते में बेचा जाता था. कूड़े और गटर में फेंकी हुई हड्डियों का प्रयोग उस समय ब्रिटेन में साबुन, फर्टिलाइजर और गोंद बनाने में किया जाता था. आइए दोस्तों, अब विक्टोरियन टाइम के चिल्ड्रन की कंडीशन की बात करते हैं. हेनरी मैह्यू अपनी बुक में बच्चों की कंडीशन बताते हुए लिखते हैं कि बच्चे, लड़का और लड़की दोनों, जो 6 इयर्स की उम्र या उससे बड़े थे, वो अर्ली मॉर्निंग से ही सड़क, गटर, नदी के किनारे की कीचड़ और अन्य जगहों से सामान जैसे फेंकी हुई सिगार, कुत्ते की टट्टी, हड्डियां, ब्रेड वगैरह उठाने चले जाते थे. इसके लिए वो अपने साथ में एक बैग या झोला रखते थे. कुछ बच्चे मौसम के अनुसार फूल बेचने जाया करते थे और कुछ जूते पॉलिश करने का काम किया करते थे. इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के समय बहुत से बच्चे फैक्ट्रीज में काम करते थे, जहां उनका मेन काम चिमनियों की सफाई का होता था. ऐसा इसलिए कि छोटी उम्र के बच्चे बहुत आसानी से चिमनियों में घुस जाते थे. ये फोटो E.R. चैम्बरलिन के द्वारा लिखी गई बुक एवरीडे लाइफ इन विक्टोरियन टाइम्स, जो कि 1993 में पब्लिश हुई थी, उसके पेज नंबर 13 से है, जिसमें एक बच्ची कॉटन मिल में काम कर रही है. चैम्बरलिन बताते हैं कि ऐसे फैक्ट्रीज में ज्यादातर वर्कर्स महिलाएं और बच्चे हुआ करते थे और फैक्ट्रीज में वर्किंग कंडीशन बहुत ही बुरी थी. छोटे बच्चों से यहाँ 12 घंटे काम लिया जाता था.
बहुत से बच्चों के घुटनों और कुहनी पे उनके मास्टर्स नमक का पानी मलते थे और आग के पास तब तक रखते थे जब तक उसमें से खून न निकलने लगे। ऐसा वो घुटने और कुहने की चमड़ी को टाइट करने के लिए करते थे, जिससे बच्चे चिमनी की सफाई अच्छे से करें। हेनरी मैयू की बुक में जो कमी है वो डाटा की है। तो दोस्तों, थोड़ी और डिटेल के लिए हम अमेरिकन राइटर जैक लंदन की बुक द पीपल ऑफ द अबीस को एज अ रेफरेंस लेंगे, जो 1902 में पब्लिश हुई थी। दोस्तों, जैक ने अपनी बुक में लंदन और पूरे ब्रिटेन के पॉपुलेशन के साथ पुअर और वेरी पुअर दोनों का डाटा काफी डिटेल में एग्जाम्पल के साथ दिया है। जैक लंदन अपनी बुक की शुरुआत में ही बताते हैं कि पाठकों को यह तुरंत स्पष्ट हो जाएगा कि मैंने बहुत कुछ ऐसा देखा जो बुरा था, और यह नहीं भूलना चाहिए कि जिस समय के बारे में मैं लिख रहा हूं उसे इंग्लैंड में अच्छा समय माना जाता था। मैंने भुखमरी देखी और बहुत से बेघर लोग देखे, यहां तक कि ब्रिटेन के सबसे बड़े समृद्धि के दौर में भी। गर्मियों के बाद कड़ाके की सर्दी आई, जिसमें पीड़ा और भुखमरी इस हद तक बढ़ गई कि समाज उससे निपटने में असमर्थ हो गया। आइए इस बुक के कुछ पैराग्राफ को पढ़कर उस समय के लंदन को जानने का प्रयास करते हैं। ये पैराग्राफ पेज 6, 7 और 8 का है, जिसमें जैक कहते हैं कि लंदन की सड़कों पर कहीं भी कोई भी व्यक्ति घोर गरीबी की दृष्टि से बच नहीं सकता है, और लगभग किसी भी स्थान से 5 मिनट की पैदल दूरी किसी को झुग्गी झोपड़ी में ले जाएगी। लेकिन जिस क्षेत्र में अब मैं प्रवेश कर चुका था वह एक अंतहीन झुग्गी बस्ती थी। सड़कें कुछ अलग ही तरह के लोगों से भरी हुई थीं, छोटे कद के और मनहूस या बियर से सने हुए दिखने वाले। हम मीलों तक ईंटों और गंदगी के बीच से गुजरते रहे, और हर चौराहे और गली से ईंटों और दुख का लंबा दृश्य झलकता रहा। इधर उधर शराबी आदमी या औरत घूम रहे थे और हवा में लड़ाई और झगड़ों की आवाजें अश्लील थीं। एक बाजार में लड़खड़ाते बूढ़े आदमी और औरतें कीचड़ में फेंके गए कूड़े कचरे में सड़े हुए आलू, फलियां और सब्जियां ढूंढ रहे थे। बहुत कम उम्र के बच्चे सड़ते हुए फल के चारों ओर मक्खियों की तरह एकत्रित हो गए थे, और तरल भ्रष्टाचार का निवाला उन्होंने मौके पर ही निगल लिया। दूर दूर तक मैंने ईंटों की ठोस दीवारें, घिनौने फुटपाथ और चीखती हुई सड़कें देखीं, और मेरे जीवन में पहली बार भीड़ के डर ने मुझे डरा दिया। अगला पैराग्राफ इस बुक के पेज 41 से है, जिसमें जैक ने ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट मिस्टर AC पिगो को कोट किया है। यहां गौर करने वाला एक टर्म है, सबमर्ज्ड टेंथ। दोस्तों, सबमर्ज्ड टेंथ को समझना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह ब्रिटेन की असली सामाजिक दशा को बताता है। सबमर्ज्ड टेंथ को पहली बार ब्रिटिश सेल्वेशनिस्ट विलियम बूथ ने अपनी बुक इन द डार्केस्ट इंग्लैंड में किया था। इसका मतलब है कि हर 10 में से 1 ब्रिटिश नागरिक अत्यंत गरीब है। सबमर्ज्ड टेंथ को समझकर अगर हम पेज 41 के इस पैराग्राफ को पढ़े तो जैक बताते हैं कि अगर सिर्फ पुअर ओल्ड पीपल और सबमर्ज्ड टेंथ को ही लिया जाए तो लगभग 4,50,000 लोग लंदन नामक सामाजिक गड्ढे के नीचे बुरी तरह मर रहे हैं। जैक ने इस बुक में ब्रिटेन में बेघर होने की समस्या को बहुत ही डिटेल में बताया है। ये फोटो पेज नंबर 61 से है, जिसमें कुछ बेघर लोग लंदन की कड़के की सर्द में बाहर सोने को मजबूर हैं। जैक का कहना है कि इस तरह के नज़ारे लंदन में बहुत ही आम हैं। इसी को आगे डिस्कस करते हुए पेज नंबर 61 और 2 में जैक बताते हैं कि ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने सभी पब्लिक पार्क को इस तरह से सील किया हुआ था कि बेघर लोग पार्क में सोने के लिए शरण न ले सके। जैक आगे बताते हैं कि हम संकरी बजरी वाली पगडंडी पर चढ़ गए। दोनों तरफ की बेंचों पर दुखी और विकृत मानवता का एक समूह था। यह चिथड़ों और गंदगी का ढेर था। हर तरह की घृणित त्वचा की बीमारियों, खुले घावों, चोटों, स्थूलता, अभद्रता, भयानक राक्षसों और पाशविक चेहरों का ढेर था। ठंडी ठिठुरन भरी हवा चल रही थी और ये लोग अपने चिथड़ों में वहीं दुबके पड़े थे। ज्यादातर समय सो रहे थे या शायद सोने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ 1 दर्जन महिलाएं थीं जिनकी उम्र 20 साल से लेकर 70 साल तक थी। एक बच्चा, संभवतः 9 महीने का, जो सख्त सपाट बेंच पर सो रहा था। न तकिया था, न ओढ़ना था, न ही उसकी देखभाल करने वाला कोई था। जैक बताते हैं कि बेंच पे एक दूसरे से लोग एक बोल्ट की तरह चिपक जाते थे और सोने की कोशिश करते थे, जिससे कि सोते समय कोई गिरे नहीं। उनका कहना है कि ऐसा नहीं है कि यह समस्या किसी खास उम्र के लोगों में थी, बल्कि इस समस्या से सभी उम्र के लोग जूझ रहे थे।
पेज 75 पे ये पिक्चर एक वर्क हाउस की है जो एक्चुअल में एक शेल्टर हाउस है, जिसमें हॉलनुमा कमरे में फर्श का कुछ भाग सोने के लिए किराए पे मिलता था। ताज्जुब की बात है कि इसे भी लोग आसानी से अफोर्ड नहीं कर पाते थे। आप पिक्चर में इस हाल को कई हिस्सों में डिवाइड किया हुआ देख सकते हैं। एक हिस्सा एक पर्सन को किराए पे मिलता था। इस पिक्चर में बाहर से ये वर्क हाउस कैसे दिखते थे ये आप देख सकते हैं। वैसे दोस्तों, ये बुक इंफॉर्मेशन से भरी हुई है और एक वीडियो में सब कुछ शामिल नहीं किया जा सकता है, इसलिए अब हम आखिरी में बच्चों की हालत पे बात करके इस वीडियो को समाप्त करेंगे। दोस्तों, जैक पेज 277 पे बच्चों की समस्याओं का विवरण देते हुए बताते हैं कि वे मक्खियों की तरह मर जाते हैं और जो बच जाते हैं वे जीवित रहते हैं क्योंकि उनमें अत्यधिक जीवन शक्ति होती है। उनका कोई घरेलू जीवन नहीं है। जिन मांदों और ठिकानों में वे रहते हैं वहां उन्हें हर उस चीज का सामना करना पड़ता है जो अश्लील और अशोभनीय है, और जैसे उनके दिमाग सड़ जाते हैं वैसे ही उनके शरीर सड़ांध भरी गंदगी, अत्यधिक भीड़ भाड़ और अपर्याप्त नींद के कारण सड़ जाते हैं। जब एक पिता और माँ 3 या 4 बच्चों के साथ एक छोटे से कमरे में रहते हैं जहां बच्चे रात में चूहों को दूर भगाने के लिए बारी बारी से पहरा देते हैं, और जब उन बच्चों के पास खाने के लिए पर्याप्त नहीं होता है और चूहों का वो शिकार बन जाते हैं, इस तरह वो दुखी और कमजोर बन जाते हैं। ऐसे माहौल में वो किस तरह के पुरुष और महिलाएं बनेंगे, इसकी आसानी से कल्पना की जा सकती है। पेज 304 पे जैक बताते हैं कि ईस्ट एंड के 55% बच्चे 5 साल की उम्र से पहले ही मर जाते हैं। शव को उसी कमरे में रख दिया जाता है जिसमें पूरी फैमिली रहती है, और यदि वे बहुत गरीब हैं तो इसे कुछ समय के लिए रखा जाता है जब तक कि वे इसे दफन न कर सकें। दिन में वह शव बिस्तर पर पड़ा रहता है। रात के दौरान जब जीवित लोग बिस्तर पकड़ते हैं तो मृतक को मेज पर रख देते हैं। फिर अगली सुबह मृतक को वापस बिस्तर पर लिटाया जाता है तो बाकी परिवार अपना नाश्ता करता है। कभी कभी शव को शेल्फ पर रख दिया जाता है जो उनके भोजन के लिए पेंट्री का काम करता है। अभी कुछ हफ्ते पहले ईस्ट एंड की एक महिला मुसीबत में थी क्योंकि इस तरह दफनाने में असमर्थ होने के कारण उसने अपने मृत बच्चे को 3 सप्ताह तक घर में रखा था। दोस्तों, मैंने इन तीनों बुक्स के बहुत ही छोटे से हिस्सों को आपके सामने रखा है। हमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए कि ऐसे माहौल से निकले बच्चे कुछ भी पाने के लिए किस हद तक जा सकते हैं। ऐसे बच्चों में मौकापरस्ती और धोखे से दूसरों की चीजें हासिल करने की सोच आम है। फिर अगर वो कॉलोनियल सोच को सही मानते हो तो इसमें आश्चर्य जैसी कोई बात नहीं। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और ऐसे वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।